नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑन माइंड पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th विषय भूगोल ज्योग्राफी का अध्याय 3 जिसका नाम है जल संसाधन। तो इस वीडियो में इस चैप्टर के किन किन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो विषय यानी कि टॉपिक्स, तो सबसे पहला टॉपिक्स हमारा रहेगा परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। और यहाँ सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर ये जल संसाधन क्या होते हैं। दूसरा टॉपिक्स हमारा रहेगा जल दुर्लभता यानी कि जल की कमी एवं उसके कारण, यानी कि जल की कमी क्यों हो रही है और उसके पीछे क्या कारण है, उसे हम लोग यहाँ जो है वो विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तीसरा टॉपिक्स हमारा रहेगा जल का संरक्षण एवं प्रबंधन, यानी कि जल का संरक्षण का मतलब हुआ किस तरह से हम जल को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। प्रबंधन का मतलब वो कौन सा तरीका है जिसे अपनाकर हम जल को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं, उसे हम लोग यहाँ विस्तार से पढ़ने वाले हैं। चौथा टॉपिक्स हमारा रहेगा बांध, और बांध के अंतर्गत हम लोग दो प्रकार के बांध के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा रहेगा परंपरागत बांध और दूसरा रहेगा बहुउद्देशीय परियोजना वाले बांध। तो इसे हम लोग यहाँ जो है वो विस्तार से पढ़ेंगे। पाँचवा और आखिरी टॉपिक्स हमारा रहेगा कुछ महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं, और इसके अंतर्गत हम लोग भाखड़ा नांगल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, इन सभी परियोजनाओं के बारे में जो है वो विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर के अंतर्गत इतने सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वैसे आपका इसको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ जा कर के आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का हमारा पहला जो टॉपिक्स है वो परिचय है यानी कि इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस चैप्टर का नाम है जल संसाधन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जल संसाधन ये शब्द का अर्थ क्या है। जल यानी कि पानी तो आप समझ ही रहे हैं। संसाधन का मतलब होता है, जैसा कि मैंने इस क्लास के पहला अध्याय जो है वो पढ़ा रखा है, वहाँ मैंने आप लोगों को संसाधन के बारे में बताया था कि संसाधन हम उसे कह सकते हैं जो वस्तु हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे या हमारे काम को आसान बनाए, उसे हम लोग संसाधन कह सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आप जल को अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे काम हैं जहां इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोग जानते हैं जल ही जीवन है, जल के बिना तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो आप ये समझ सकते हैं कि जल जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन हो जाता है। तो इसलिए यहाँ जल संसाधन बोला जा रहा है, तो इसे आप समझ पाओगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि पूरे विश्व में जल का एक तरह से वितरण को देखेंगे कि किस तरह से पूरे विश्व में जो जल की मात्रा है वो किस प्रकार से है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है, और पृथ्वी को यदि हम लोग 4 भाग में बांट करके देखें, जैसे कि ये आपका एक भाग हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इन 4 भागों में से ये जो 3 भाग है आपका, यहाँ सिर्फ आपका जल ही पाया जाता है, और एक भाग जो है आपका, वहाँ आपका जो है एक तरह से स्थल है यानी कि भूमि कह सकते हैं। वैसे आप लोग अपने घरों में या अपने आसपास इस कहावत को सुने ही होंगे कि हमारा जो पृथ्वी है यहाँ 3 हिस्से पे जल है और एक हिस्से पे जो है हमारा स्थल है यानी कि भूमि है। और इसी को हम लोग परसेंटेज में देखें तो हमारा जो 71% लगभग जो है वो आपका जल है, और 29% जो है आपका वो स्थल है यानी कि भूमि है अपने पृथ्वी पे। तो ये आपको प्रतिशत ध्यान में रखना है कि पूरे पृथ्वी पे जल का प्रतिशत कितना है, तो 71% है, और स्थल कितना है, तो 29% है। और इसी को मैंने यहाँ पॉइंट में जो है वो नोट डाउन किया है। तो मैं आप लोगों को एक बार पढ़ के बता दूँ कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग पर जल पाया जाता है। तो ये 3/4 जो ये पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखना है। यदि पूछा जाए कि पृथ्वी का जो सतह है वहाँ कितना जल जो है वो है, तो 3/4 भाग पर क्या है, जल है, यानी कि 4 हिस्सों में से 3 हिस्सा जो है वो जल है। अब पृथ्वी पर 71% भाग पर जल पाया जाता है। इसे ही हम लोग परसेंटेज के रूप में देखें तो वो आपका लगभग जो है वो 71% जल जो है वो पाया जाता है। अब आप लोगों को जानकर ये आश्चर्य होगा, और आप लोग अभी ये भी जानेंगे कि आखिर इतने जल होते हुए भी हमारे
जो देश, हमारा जो देश है या हमारा जो विश्व है, यहाँ आए दिन हम लोग जल संकट को जो है वो देखते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, थोड़ा सा उन कारणों को हम लोग यहीं थोड़ा जो है वो जान लेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो 71% जल जो है हमारे पृथ्वी पे, इसको आपको क्या करना है, 100% मानना है कि ये अब 100% है। और इस 100% में हम लोग अब इसे बांट करके देखेंगे कि आखिर इसमें जो है कितना प्रतिशत जल जो है वो किन किन जगहों पे है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि महासागर जो होता है, आप लोग महासागर तो जानते ही होंगे कि कोई एरिया जो है जहां बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है चारों तरफ से, तो उसे हम लोग महासागर कहते हैं। और यहाँ जो है आपका इस 71% का यदि 100% माने तो 100% में 97.5% जो हिस्सा है पानी का वो आपका महासागरों में है। और ये एक प्रकार का आपका लवणीय जल है। लवणीय आप समझ रहे होंगे, जहाँ नमक की मात्रा अधिक है और ये जल खारा है, आप इसे पीने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि एक तरह से ये अननेसेसरी जल है 97.5%। फिर जो 2.5% यानी कि 2.5% जो जल बच जाता है, ये आपका अलवणीय जल है, यानी आप इसका पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आप मीठे जल भी कह सकते हैं। और आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस 2.5 जो प्रतिशत है पीने योग्य जल, इसे आप बांट करके देखें, इसे आप 100% माने तो इसमें भी आपका जो 70% जल जो होगा वो बर्फ़ के रूप में है, यहाँ रूप होगा, सॉरी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। और 30% जो पानी है वो आपका पीने योग्य है, यानी कि एक तरह से भूमिगत जल कह सकते हैं। और इसमें आपका झील भी आ जाएगा और आपका नदी, तालाब, ये सभी जो हैं वो पीने योग्य हैं। इसी को हम लोग मीठे जल भी जो है वो कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जल के वितरण को मैंने आप लोगों को थोड़ा डायग्राम के माध्यम से बताया, और यहाँ आप सभी बातें जो है वो समझ पाएंगे। आपको इसमें सबसे ये 71% ध्यान रखना है, और ये महासागर का थोड़ा ध्यान रखना है, और ये भी आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं कि पीने योग्य जल जो है वो कितना है, तो 2.5%। और इसमें फिर इस प्रकार से है। तो आप देख सकते हैं कि पीने योग्य जो जल है, यानी कि जिसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उस जल की मात्रा बहुत ही कम है। और बाकी जो जल है वो अननेसेसरी जल है, क्योंकि आप बर्फ़ के रूप में पीने योग्य है, लेकिन बर्फ़ जब जमा हुआ है तो आप उसे पीने में इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक वो पिघलेगा नहीं। तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि अननेसेसरी ही है। बस आपका ये जो 30% जो है वो पीने योग्य है। तो इसलिए आप आए दिन जो है अपने देश में, पूरे विश्व में आप जल संकट को जो है वो देखते हैं। तो ये चीज़ें आप शायद समझ पा रहे। अब इसी को मैंने यहाँ पॉइंट के रूप में नोट डाउन किया है, तो एक एक करके हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल जल का 97.5% जल महासागरों में पाया जाता है, जो कि लवणीय जल है, यानी कि खारा जल है। ये मैंने यहाँ आपको बताया। अब पृथ्वी पर कुल जल का लगभग 2.5% ताज़े पानी के रूप में उपलब्ध है, यानी कि 2.5% जो है वो ताज़े पानी के रूप में उपलब्ध है। लेकिन इसमें भी आपका ये कंडीशन है कि 30% पीने योग्य है, 70% तो आपका बर्फ़ के रूप में ही है। अब इसमें कुल ताज़े पानी का लगभग 70% बर्फ़ के रूप में है, एवं लगभग 30% भूमिगत जल के रूप में मौजूद है, जिसे आप मीठे जल भी कह सकते हैं। और इसी का इस्तेमाल हम लोग अपने दैनिक जीवन में पीने के रूप में करते हैं। तो ये जल का वितरण जो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में यहाँ बताया, वो सभी बातें आप शायद समझ पा रहे होंगे। अब अगला जो पेज होगा हमारा, यहाँ हम लोग थोड़ा सा एक पहले नोट में मैंने पॉइंट बताया है, इसे आप लोगों को समझना है। और फिर हम लोग भारत के संदर्भ में देखेंगे कि भारत जो हमारा है वो जल के मामले में किस प्रकार से है, यहाँ जल का वितरण। और क्योंकि पीछे तो मैंने आप लोगों को पूरे विश्व में बताया, क्योंकि हम लोग जो है कि भारत में रहते हैं और ये भारत में ही NCERT जो है वो पढ़ी जाती है, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप लोग भारत के संदर्भ में भी जल के बारे में जानें कि आखिर हमारा जो भारत है वो जल के मामले में कैसा है, यानी कि यहाँ क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले नोट वाला बात मैं बता दूँ कि पृथ्वी को जो है वो नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब आप लोग सोचिएगा कि सर ये तो पॉइंट हमारे किताब में नहीं दिया गया है, बट दिया गया है, लेकिन आपका जो एक बिहार बोर्ड होता है वहाँ ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को जो है यहाँ नोट डाउन किया है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोग जान चुके हैं कि
3 भाग, यानी कि जो लगभग ज़्यादातर जो 97 जो आप देख रहे हैं लगभग में, वो ज़्यादातर महासागरों में है। और महासागरीय जल थोड़ा आपको नीले कलर का दिखाई देगा, और यदि आप पृथ्वी को ऊपर से अंतरिक्ष से देखें तो ये आपको नीला नीला कलर का दिखाई देगा, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ जल ही है। तो इस वजह से पृथ्वी को जो है वो नीला ग्रह कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। अब भारत के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि जल जो है यहाँ किस प्रकार से है। तो पूरे विश्व की कुल वर्षा का 4% हिस्सा भारत में होता है। यानी कि ये पॉइंट ये कह रहा है कि यदि आप मान लें कि पूरे विश्व में 100% वर्षा होती है, तो उसमें से 100% में 4% वर्षा जो है आपके भारत में होती है। यानी कि वर्षा का जल जो मिलता है भारत को वो 4% मिलता है, यानी कि काफ़ी कम जो है वो मिल रहा है। अब प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के मामले में भारत का विश्व में 133वां स्थान है। इस पॉइंट को आप लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति को प्रति वर्ष, यानी कि एक वर्ष में जितना जल चाहिए, इस मामले में भारत जो है वो पूरे विश्व में कितना स्थान है, 133वां। यानी कि इससे ये पता चलता है कि अपना जो भारत देश है, यहाँ एक व्यक्ति को एक वर्ष में जितना जल चाहिए उतना जल नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से हमारा देश जो है इतना पीछे है इस जल के मामले में। इतना जल होते हुए भी आप देख सकते हैं कि हम लोग बहुत ही पीछे हैं, क्योंकि जल संकट हमारे भारत में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग राजस्थान वगैरह में जाएं तो मरुस्थलीय इलाकों में ये जल संकट बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है। दूर दराज से उन्हें जो जल जो है वो लाना पड़ता है, वो एक तरह से बूंद बूंद के लिए तरसते हैं। तो ये आपको शायद पता रहना चाहिए। तो अब देखिए, एक भविष्यवाणी जल को लेकर के की गई है कि ऐसा अनुमान है कि 2025 तक भारत उन क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा जहां पानी की भारी कमी है। देखिए, वैज्ञानिकों के द्वारा जल को लेकर के भारत में ये भविष्यवाणी की गई है कि 2025 तक जो है भारत उन क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा जहां पानी की भारी कमी है। जैसे कि आप विश्व में बहुत सारे ऐसे देश देखते होंगे जहां जल की बहुत भारी कमी है, वो तो और ज़्यादा वहाँ जो है कि जल की कमी जो है वो देखने को मिलती है। और उसी के बराबर, यानी कि उस कंडीशन में हमारा देश भी जो है वो आ सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है 2025 तक। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग भी जल को लेकर के जो है वो जागरूक हों, अवेयर करें लोगों को, आप खुद भी हों और जल को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। तभी ये एक तरह से जो आप NCERT पढ़ रहे हैं, तभी ये एक तरह से कह सकते हैं कि सफल होगा, क्योंकि हम और आप सभी मिलकर ही इस चीज़ को एक तरह से निदान, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन है वो ढूंढ सकते हैं। तो आप शायद सभी बातों को समझ पा रहे होंगे जल के संदर्भ में। अब अगले पेज पे अगले टॉपिक्स के बारे में हम लोग, अब इस पेज से हम लोग जल दुर्लभता और उसके कारण को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो ये दुर्लभता शब्द है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर इसका क्या मतलब होता है। तो दुर्लभता का मतलब होता है कमी, यानी कि जल की कमी के पीछे क्या कारण है उसे हम लोग यहाँ देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि आए दिन हम अपने देश में जो है जल की कमी को देखते हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है, उन कारणों को जो है वो यहाँ जानने का प्रयास जो है वो करेंगे। तो जल की दुर्लभता यानी कि कमी के कुछ प्रमुख कारण हैं जो निम्नलिखित इस प्रकार हैं। यहाँ मतलब कुछ जो जल की कमी के पीछे क्या क्या कारण हैं उसके कुछ प्रमुख कारणों के बारे में यहाँ जो है वो बताई गई है। तो सबसे पहले सभी जगह जल का असमानता, यहाँ असमानता के जगह असमान होगा, तो यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो सभी जगह जल का असमान वितरण, यानी कि यहाँ ये कहने का ये मतलब हुआ कि जैसा कि आप लोग अपने भारत में ही देखते होंगे कि सभी जगह जल जो है वो एक जैसा नहीं है। कहीं आप जो है वो अधिक जल पाते होंगे, तो कहीं आप जो है देखिएगा कि बहुत कम जल है। कहीं यदि पीने लायक बहुत अधिक मात्रा में जल मौजूद है, तो कहीं पीने लायक बहुत कम मात्रा में जल मौजूद है। कहीं जल अधिक मात्रा में मौजूद है लेकिन उस जल की जो क्वालिटी है वो बहुत ही एक तरह से निम्न कोटि की है, यानी कि वो पीने लायक नहीं है। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि अपने भारत में या पूरे विश्व में भी ये देखा जाए तो सभी जगह जल जो है वो असमान है, यानी कि एक जैसा जल जो है वो नहीं है, और जिसके वजह से हम आए दिन जो है वो जल की कमी जो है वो देखते हैं। दूसरा है अत्यधिक जनसंख्या बढ़ने पर जल की अत्यधिक मांग।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और सभी जो लोग हैं, सभी जो जीव हैं, उन्हें जो है वो जल चाहिए होता है। और अभी वर्तमान स्थिति में देखें तो भारत जो है वो जनसंख्या के मामले में 1 नंबर पे जो है वो पहुंच चुका है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो उसी तरह से जल की मांग भी जो है वो बढ़ती है। और इस वजह से जो है जल की कमी जो है आए दिन जो है हम लोग अपने देश में देखते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मान लेते हैं कि अपने देश में अभी 4 लोग ही हैं, तो 4 लोग हैं तो 4 लोगों के लिए 2 लीटर पानी है, तो ये एडजस्ट कर लेंगे। यदि 4 लोग की जगह यदि 8 लोग हो जाता है तो आप जान रहे हैं कि उसी 2 लीटर में 8 लोगों को भी जो है अपना काम चलाना है, तो उसमें तो कमी जो है वो तो देखने को मिलेगी ही। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि अधिक जनसंख्या बढ़ने से भी जो है वो जल की कमी जो है वो देखने को मिलती है। तीसरा है आपका कृषि करने के लिए अधिक सिंचाई का उपयोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो कृषि पर ही आश्रित होती है और कृषि के द्वारा ही उसकी जो है आजीविका चलती है। और कृषि करने के लिए पानी चाहिए होता है, क्योंकि बिना पानी की खेती जो है वो नहीं की जा सकती। और इस वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पीने लायक पानी होता है हमारा ज़मीन के अंदर वाला, वो जो है सिंचाई में उसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ प्रयोग करने के बाद हमें जो है आए दिन जो है जल की कमी जो है वो देखने को मिलती है। तो ये आपका एक तरह से तीसरा कारण है। चौथा कारण है वर्षा की कमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी वर्ष जो है वो बहुत अधिक वर्षा होती है तो पानी जो है ठीक ठाक हम लोगों को मिल जाता है, और किसी वर्ष यदि वर्षा ना हो तो पानी की कमी जो है वो देखने को मिलती है। तो ये भी वर्षा की कमी भी जल की कमी के पीछे का जो है वो कारण बन जाता है। पाँचवा आपका है उद्योगों के लगने से जल की मात्रा में कमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक तो उद्योग जो है, इंडस्ट्री, यहाँ जो है बहुत अधिक मात्रा में जल का उपयोग किया जाता है। यहाँ जो भी चीज़ बनाया जाता है उसको बनाने के लिए जल तो चाहिए ही है, और यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में जल चाहिए होता है। तो इसके वजह से भी जल की कमी जो है वो देखने को मिलती है। और इसके पीछे एक और कारण भी है कि इसके वजह से जल की क्वालिटी, यानी कि जल की जो गुणवत्ता होती है उसमें भी कमी देखने को मिलती है, यदि इसका प्रॉपर व्यवस्था ना किया जाए। क्योंकि इसी जल को यदि ये डायरेक्ट जो है नदियों में यदि निकाल दे, ये अपना जो कचरा एक तरह से इसमें जो गंदा जल होता है उसकी एक प्रॉपर व्यवस्था ना की जाए, तो ये डायरेक्ट इसे नदी में बहाएंगे तो नदी क्या होगा, प्रदूषित होगा नदी का जल, और जिससे और ज़्यादा जो है जल की जो क्वालिटी है उसमें भी कमी जो है वो देखने को मिलती है। और फिर आपका छठा जो हो जाता है वो है जल की गुणवत्ता में कमी। यानी कि आप लोग देखें तो भारत में जो भी जल हैं, सभी जगह जो जल पाए जाते हैं, तो सभी जल जो है एक गुणवत्ता वाले अच्छी क्वालिटी वाली पीने लायक जो है वो जल नहीं होता है, यदि कहीं जल ज़्यादा मात्रा में है भी तो। क्योंकि इसीलिए जल की कमी जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि सभी जगह जो है एक जैसे अच्छा जो जल होना चाहिए, जो पीने लायक जल है, वो सभी जगह जो है वो मौजूद नहीं है। तो जल की गुणवत्ता में कमी के कारण भी जो है जल की कमी जो है वो देखने को मिलती है। तो आपसे यदि एग्ज़ाम में पूछा जाए कि जल दुर्लभता और उसके कारण क्या हैं, तो उसे आप यदि वो पूछे इस प्रकार से क्वेश्चन, तो आप इस प्रकार से जो है लिख सकते हैं कि जल की दुर्लभता के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित इस प्रकार हैं, और इन सभी पॉइंट को आप जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जल की कमी के पीछे क्या क्या कारण हैं। अब नोट में आप लोगों को एक बातें ध्यान में रखनी है कि कृषि क्षेत्र में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। यदि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपसे पूछे कि किस क्षेत्र में जल का अधिक उपयोग किया जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कृषि क्षेत्र में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो शायद आप इन सभी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब अगला पेज पे हम लोग देखेंगे कि जल का संरक्षण एवं प्रबंधन। जैसे कि आप लोगों ने पीछे देखा कि जल की कमी और उसके कारण, तो अब तो हम लोगों को ये तो समझ में आ रहा है कि जल का संरक्षण का मतलब होता है बचाना, और प्रबंधन का मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि तरीका, कि आखिर वो कौन कौन सा तरीका है जिसे अपनाकर हम जल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो तरीका है वो है वर्षा के जल का संग्रह कर हम जल का संरक्षण जो है वो कर सकते हैं।
यानी कि वर्षा के द्वारा जो जल हमें मिलता है, उस जल को यदि संग्रह किया जाए, जमा किया जाए और बाद में उसे अलग अलग तरीके से जो है यदि उपयोग करते हैं, तो हमारे पास एक उचित मात्रा में जल जो है वो मौजूद, यानी कि एक तरह से बचा रहेगा। वैसे आप लोग जानते होंगे कि भारत में वैसे सभी जगह जो है वो वर्षा का जल जो है वो किसी न किसी माध्यम से बचाया जाता है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि तमिलनाडु और मेघालय, ये दो ऐसे राज्य हैं जो कि वर्षा जल के संग्रह में एक तरह से पॉपुलर हैं, और यहाँ छत के माध्यम से वर्षा जल का संग्रह किया जाता है, यानी कि जमा किया जाता है। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से छत यहाँ के घर जो हैं वो इस प्रकार से बनते हैं, और यहाँ वर्षा का जल जो है वो इकट्ठा होता है और फिर पाइप के माध्यम से इसे अलग अलग तरीके से जो है लोग उपयोग करते हैं। वैसे राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ एक खादिन और जोहड़ एवं टंका, ये तीन तरीके से, ये एक तरह से तरीका है, ये खादिन और जोहड़ और ये टंका, ये इन चीज़ों के द्वारा मतलब ये तरीके अपना करके लोग जो है राजस्थान में जो है जल का जो है वर्षा जल का जो है वो संग्रह करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये टंका है, एक तरह से आप कुआं भी कहें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें जल जो है वो धीरे धीरे वर्षा का जल जमा होता है और फिर इस जल का जो है अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। वैसे वर्षा की बात हो रही है तो आप लोग एक बात ध्यान में रख सकते हैं कि मेघालय के मानसिनराम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। जो मेघालय हमारा राज्य है, वहाँ जो एक मानसिनराम जो जगह है, यहाँ विश्व की यानी कि पूरे दुनिया में सबसे अधिक जो है वो वर्षा होती है, और ये ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। वैसे हम लोग जल का संरक्षण एवं प्रबंधन की बातें जो है वो कर रहे थे, तो इसमें से पहला जो पॉइंट था, वर्षा के जल का संग्रह कर हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा है जल का अंधाधुंध उपयोग नहीं करके भी जल का संरक्षण किया जा सकता है। अंधाधुंध का मतलब जितना ज़रूरत हो आप उतना जल का इस्तेमाल कीजिए, उतना जल का प्रयोग करिए, और इससे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जल जो है वो बचा सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि 1 गिलास जल की ज़रूरत है, तो हम लोग 1 ही गिलास का प्रयोग करें। यदि यहाँ हम लोग 2 गिलास का करेंगे तो 1 गिलास जो है हमारा जो है वो एक तरह से फालतू का हम लोग इस्तेमाल किए, तो इससे जल की हानि ही होगी, संरक्षण नहीं होगा, यानी कि जल बचेगा नहीं। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। जल को प्रदूषण से बचाकर हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है कि जल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषित होने से भी बचा करके हम लोग जल को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। फिर नहरों का निर्माण कर इन तरीक़ों से भी जल का संरक्षण किया जा सकता है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका फेमस है वो है बांध का निर्माण कर भी आप जल को जो है वो बचा सकते हैं। तो यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि जल का संरक्षण एवं प्रबंधन के क्या तरीके हैं या इससे आप क्या समझते हैं, तो आप वहाँ लिख सकते हैं कि जल का संरक्षण एवं प्रबंधन के कुछ प्रमुख तरीके निम्नलिखित इस प्रकार हैं। उसमें आप पहला दे सकते हैं कि वर्षा के जल का संग्रह कर हम जल का संरक्षण कर सकते हैं, और फिर इन सभी पॉइंट को आप एक एक करके जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो शायद आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, और ये भी समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हमें एग्ज़ामों में इस प्रकार से क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो वहाँ किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग इस पेज से जो है वो बांध को देखेंगे कि आखिर ये बांध क्या होते हैं, जिसे इंग्लिश में डैम कहा जाता है। तो सबसे पहले सिंपल में मैं आप लोगों को यदि बांधों के बारे में बताना चाहूँ तो आप यहाँ थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये कोई नदी है, और नदी के बीचों बीच यानी कि नदी के बीच में जो ये इस तरह की दीवार खड़ी की जाती है और नदी के पानी को रोकने के लिए, और इस प्रकार के दीवार को ही एक तरह से बांध कहा जाता है, यानी कि डैम कहा जाता है। बस आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि ये जो डैम है ये बड़ी बड़ी नदियों के ऊपर जो है वो बनाई जाती है, और उसी के जल को जो है वो इकट्ठा किया जाता है, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत वर्षा का जल भी इससे जो है वो इकट्ठा होता है। और बांध के द्वारा ही, ये बांध के द्वारा खड़ी की गई ये दीवार ही के द्वारा जो ये आप पानी इधर जो इकट्ठा होती है, ये एक तरह से झील ही कहलाता है, और एक तरह से बांध के द्वारा ही झील का निर्माण होता है। तो बेसिकली आप लोगों को सबसे पहले सिंपल में समझना है कि आखिर ये बांध क्या होते हैं, यानी कि नदियों के ऊपर जो दीवार खड़ी की जाती है नदियों के पानी को रोकने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बांध कहते हैं। अब आप लोगों को समझना ये है कि बांध जो है वो 2 प्रकार के होते हैं।
एक आपका होता है परंपरागत बांध, एक होता है बहुउद्देशीय परियोजना वाले बांध। तो सिंपल में पहले परंपरागत बांध को समझ लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हों कि नदियों के पानी को रोकने के लिए आज ही नहीं बल्कि प्राचीन काल में यदि पुराने समय में हम लोग जाएं तो वहाँ भी जो है बांध का निर्माण किया जाता था, लेकिन बहुत छोटा बांध जो है वो बनाया जाता था। तो उसे हम लोग एक तरह से परंपरागत बांध यानी कि ट्रेडिशनल डैम एक तरह से कह सकते हैं। और इस प्रकार ये जो परंपरागत बांध हमारे पूर्वज जो हमारे जो पीछे के समय में जो बनाए जाते थे, उसका सिर्फ और सिर्फ ये मकसद होता था कि इस बांध के पानी में, इस बांध के द्वारा जो पानी इकट्ठा हुआ है उस पानी का उपयोग सिर्फ और सिर्फ कृषि में किया जाएगा। तो इस वजह से उसे हम लोग परंपरागत बांध कहते हैं। उससे और अलग अलग चीज़ें जो है वो नहीं की जाती है। जैसे कि आप लोग परंपरागत बांध में देखते हैं कि नदियों और वर्षा के जल को बांध बनाकर जमा करना और इसका उपयोग सिर्फ कृषि के लिए करना, ऐसे बांध को परंपरागत बांध कहा जाता है। और सिर्फ क्या किया जाता था, खेती के लिए ही इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन अब जो बांध बनाए जाते हैं उसका जो मकसद होता है, बांध बनाने के पीछे का जो मकसद होता है सरकार का, वो होता है कि बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय का मतलब उस पानी का उपयोग कृषि के लिए ही नहीं सिर्फ बल्कि अलग अलग तरीके से उसका उपयोग जो है बहुत सारी चीज़ों में जो है वो किया जाता है। तो इस वजह से आजकल के बांध को जो है वो बहुउद्देशीय, आप शब्द को समझिए, बहुउद्देशीय यानी कि इसका उद्देश्य ही होता है कि बहुत से चीज़ों में इस पानी का जो है उपयोग किया जाएगा। तो इसलिए आज के बांधों को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना वाले बांध कह सकते हैं। परियोजना का मतलब एक प्रोजेक्ट होता है ये सब सरकार के द्वारा कि ये बड़ी नदी है और इस नदी पर यदि बांध बनाया जाए, तो यदि इस नदी पर बांध बनाकर इसके पानी को इकट्ठा किया जाए तो इस पानी का उपयोग जो है बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में जो है वो किया जा सकता है। तो इस तरह से एक परियोजना बनाकर जो है किसी नदी पर जो है वो बांध बनाया जाता है। तो इसलिए इसे हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना वाले बांध जो है वो कहते हैं। यानी ऐसे बांधों में जमे जल का उपयोग अनेकों प्रकार से, जैसे विद्युत उत्पादन, घरेलू उपयोग, औद्योगिक उपयोग, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन आदि रूप में किया जाता है। इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना वाले बांध कहा जाता है। तो आप शायद अब समझ रहे होंगे बहुउद्देशीय परियोजना वाले बांध, इस शब्द में आप लोगों को नहीं फंसना है, ये बहुत ही सिंपल है। बहुउद्देशीय का मतलब देख रहे हैं आप कितने उद्देश्य इससे जो है वो पूरे किए जा रहे हैं। विद्युत उत्पादन भी किया जा रहा है, घरेलू उपयोग में भी किया जा रहा है, औद्योगिक उपयोग में भी किया जा रहा है, बाढ़ नियंत्रण में भी किया जा रहा है, मछली पालन में भी, यानी कि इसके अलावे भी और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इस बांध के पानी के द्वारा जो है वो पूरे किया जाते हैं। यहाँ एक और शब्द भी हम इस्तेमाल कर सकते थे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, क्योंकि ये नदियों के ऊपर ही ये जो है कि बांध बनाया जाता है। तो इसलिए इसे हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी कह सकते हैं। यानी कि इस शब्द के जगह ये शब्द भी प्रयोग किया जाता तो आप लोगों को दिक्कत, यानी कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये भी शब्द जो है वो प्रयोग किया जा सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ सेपरेट में इधर इस शब्द को भी लिख लिया है। तो शायद आप इस बांध के बारे में जो मैंने आप लोगों को ये बातें बताई, ये आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये बांध के जो है कई सारे लाभ भी होते हैं और कई सारी हानियाँ भी इनसे जो है वो है। तो हम लोग सबसे पहले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से क्या लाभ हैं उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनसे क्या लाभ हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं और इनके क्या लाभ हैं या इनसे क्या हानि है। तो सबसे पहले हम लोग लाभ को देख लेते हैं। तो इस परियोजना से बाढ़ को रोका जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जैसे नदी बह रही है और इसमें यदि अधिक वर्षा हो तो इसका पानी का बहाव जो है वो और अधिक तेज़ होगा, जिससे कि इसके आसपास जो भी क्षेत्र होंगे वो बाढ़ जो है उसमें बाढ़ जो है वो आ सकती है, वो डूब सकते हैं। यदि बांध बनाकर इस पानी को रोका जाए तो बाढ़ से जो है वो बचा जा सकता है। ये इसके पहला एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट है। इससे बिजली बनाया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जैसे कि बांध निर्माण किया गया है तो यहाँ बहुत सारे जल जो हैं वो एक साथ जमा होते हैं और आप लोग जानते हैं कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम लोग जल से जो है क्या कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। तो ये दूसरा लाभ है। इस जल का उपयोग खेती करने के लिए किया जाता है। ये तो आप कॉमनली समझ ही सकते हैं
कि इसी पानी का जो है उपयोग जो है वो खेती करने में ही किया जाता है, नहर बना करके फिर अलग अलग जगहों पे इस पानी को जो है वो ले जाया जाता है। इसमें मछली पालन भी किया जाता है। तो आप जानते हैं कि जैसे कि यहाँ बांधों के द्वारा जो ये जो झील बनता है, एक तरह से हम लोग झील भी इसको कह सकते हैं, तो यहाँ जो है आप मछली पालन भी कर सकते हैं। इस जल का उपयोग घरेलू कामकाज तथा उद्योग में उपयोग किया जाता है। तो इस जल का उपयोग आप घरेलू कामकाज में भी कर सकते हैं, जो भी आपको कपड़ा धोना हो, खाना बनाना हो, जो भी चीज़ आप इससे कर सकते हैं घरेलू काम। बहुत सारे काम होते हैं जल के जिससे घरेलू काम है, और उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सभी जो हैं वो इसके लाभ हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के। अब इसके हम लोग हानि को देख लेते हैं कि आखिर इससे क्या क्या हानियाँ हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक पॉजिटिव और निगेटिव दो पॉइंट होता है, दो पर्सपेक्टिव होता है, और दोनों पर्सपेक्टिव से ही हमें किसी चीज़ को देखना चाहिए, सिर्फ लाभ को ही नहीं देखना चाहिए। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के हानि यानी कि क्या क्या हानियाँ हैं, इसे हम लोग यहाँ जो है वो समझने का प्रयास करते हैं। तो बांध निर्माण के लिए हजारों हेक्टेयर भूमि पर जलाशय का निर्माण करना पड़ता है, जिससे इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दूसरे स्थान पर विस्थापित होना पड़ता है, एवं कई अन्य जीव जंतुओं के प्राकृतिक निवास भी नष्ट हो जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। देखिए, पहला यहाँ ये कहा जा रहा है कि जैसे कि बांध का निर्माण यदि किया जाता है तो यहाँ हजारों हेक्टेयर की भूमि जो है वो जलमग्न हो जाती है, यानी कि वहाँ जो है जल जो है वो भर जाता है, यानी कि जल से वो ढक जाता है। इससे क्या होता है कि जैसे कि मान लेते कि नदी तो इस तरह से इतना छोटा होगा, और जल यहाँ जब बांध का निर्माण किया जाता है तो जल और धीरे धीरे अपना विस्तार जो है वो करने लगता है, यानी कि वहाँ के जो आसपास के और जो बचे क्षेत्र होते हैं, जो कि पहले वहाँ जल नहीं था, वो भी जलमग्न हो जाते। इससे क्या होता है कि वहाँ जो पहले लोग रहते होंगे या जो भी प्राकृतिक आवास होगा, जो भी एक तरह से प्राकृतिक जीव जंतु जो है वो रहते होंगे, वो वहाँ से क्या होता है, उनको वहाँ से विस्थापित होना पड़ता है, वहाँ से उनको जाना पड़ता है, जिससे उनको कठिनाई होती है। तो इस वजह ये थोड़ा निगेटिव पॉइंट आप देख सकते हैं कि लोग एक जगह से दूसरे जगह उनको जाना पड़ता है। यदि ये इस तरह से जल जो है इस क्षेत्र में जलमग्न नहीं होता तो वो अपने जगह पे ही बने रहते, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है लोगों को। दूसरा है हजारों एकड़ का वन क्षेत्र उजड़ जाता है, जिसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आप लोग जानते हैं कि यदि मान लेते हैं कि इसी क्षेत्र में यदि लोग, ऐसा हो सकता है कि कहीं लोग रहते होंगे, कहीं कोई जंगल ही होगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ कोई जंगल यदि होता तो ये जंगल भी जो है क्या होगा, जलमग्न होने से वो जल से क्या होगा, ढक जाएगा, और धीरे धीरे वो जंगल क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि जंगल जो है यानी कि पेड़ पौधा जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण को एक तरह से शुद्ध रखता है, वो पर्यावरण के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। तो वो पर्यावरण पर क्या करेंगे, प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे, यानी कि उनके हटने से कुछ न कुछ इफेक्ट जो है वो पर्यावरण पे पड़ता है। तो ये दूसरा जो है वो निगेटिव पॉइंट आप देख सकते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के। तीसरा है नदियों का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है। तीसरा बताया जा रहा है कि जैसे ये नदी जो है वो अपने एक तरह से जो भी इसका नेचुरली बहाव था, ये बहते हुए आगे बढ़ती, लेकिन बांध बनाकर हम लोग क्या किए, इसके प्राकृतिक बहाव को अवरुद्ध कर दिए, यानी कि रोक दिए। तो ये तीसरा जो है वो एक तरह से हानि या निगेटिव पॉइंट हम लोग देख सकते हैं। चौथा है बांध बनाने से धरातल पर पानी का बोझ जो है वो बढ़ता है। चौथा बताया जा रहा है कि जैसे कि यहाँ बांध बनाए तो यहाँ बहुत अधिक मात्रा में जल जो है वो जमा होता है, जिससे वहाँ का जो धरातल होता है, वहाँ की जो सतह होती है, उस पे जो है वो बोझ बढ़ता है, और उस बोझ के बढ़ने से आप पृथ्वी यानी कि सतह पे तरह तरह के उसके आसपास घटनाएं जो है वो घटित होते देख सकते हैं, जैसे कि भूकंप आ सकता है या धरातल जो है वो फट सकता है। तो इस तरह की कुछ घटनाएं भी हो सकती है। तो ये कुछ मैंने आप लोगों को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के हानि के बारे में बताया। यदि हानि के बारे में पूछे तो इस प्रकार से आप पॉइंट को लिख सकते हैं। तो आप शायद इस सभी बातों को जो है वो समझ पा रहे होंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के विरोध में आंदोलन। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ तो हैं ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है और कोई शक ही नहीं है, लाभ तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इसकी बहुत सारी हानियाँ भी हैं। तो हानियों को लेकर के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के विरोध में कुछ आंदोलन हुए हैं
हमारे इतिहास में, तो उस आंदोलनों के बारे में देखेंगे कि आखिर कौन कौन से आंदोलन हुए। वैसे तो बहुत सारे आंदोलन हुए हैं अलग अलग जगहों पे, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में 2 आंदोलनों के बारे में जो है वो चर्चा की गई है, और उसमें से एक आंदोलन के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा की गई है। तो यहाँ बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलनों जैसे नर्मदा बचाओ और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। यानी कि यहाँ बोला जा रहा है कि जैसे कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं जब भी आया होगा, इस प्रोजेक्ट पर जब भी काम हुआ होगा कि चलिए भाई नदी पर बांध बनाकर नदी के पानी को जमा करते हैं और उस पानी का उपयोग जो है अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। इसके वजह से क्या हुआ, कुछ पर्यावरणीय आंदोलनों हुए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बांध बनाने से क्या होता है कि बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए होता है, वो जलमग्न हो जाता है, और वहाँ के आसपास जो भी लोग रह रहे हैं उसे वहाँ से क्या होता है, जाना पड़ता है। तो इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, वो लोग विरोध करते हैं कि आप लोग बांध मत बनाइए, हम लोग का घर वार जो है वो उजड़ जाएगा, हम लोग आगे कहाँ रहेंगे। तो इस तरह से नई जो है कि एक तरह से बोला जा रहा है कि नया आंदोलन जो है वो होता है, जिसमें से एक फेमस है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन और एक टिहरी बांध आंदोलन। यानी कि ये 2 आंदोलन जो हैं वो हुए हैं इस नदी घाटी। यानी कि ये जो नर्मदा है ये एक नदी है, इस पर जब भी बांध जो है वो बनाया जाता होगा तो वहाँ के आसपास के लोग जो हैं इसका जो है क्या करते हैं, विरोध करते हैं कि भाई नदी, एक तो नदी को भी नुकसान होता है ना, क्योंकि नदी की जो नेचुरली यानी कि प्राकृतिक बहाव जो होता है वो भी अवरुद्ध होता है। तो इस वजह से यहाँ नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था और एक टिहरी बांध। तो ये थोड़ा सा ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाइए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ है, जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों ने मिलकर गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनने का विरोध करता है। तो यहाँ जो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन है, यहाँ जो है ये आपका नर्मदा नदी जो है वो गुजरात में पड़ती है और यहाँ जब भी जो है कि बांध निर्माण करने का एक प्रोजेक्ट जो है आया होगा तो उसके विरोध में यहाँ के जो आसपास के जनजाति लोग थे, किसान लोग थे और पर्यावरणविद का मतलब पर्यावरण से जो एक तरह से मोहब्बत प्यार करने वाले जो लोग होते हैं, उन सभी ने मिलकर जो है ये इस बांध के बनने के विरोध में जो है एक तरह से आंदोलन किया कि ये बांध जो है वो नहीं बनना चाहिए। फिर भी यहाँ के जो सरकार होती है उन्होंने इस आंदोलन को जो है वो ख़त्म यानी कि सल्टाने का काम किया, शांत करने का काम किया और बाद में फिर इस बांध का निर्माण जो है वो किया गया था। तो इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यहाँ भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान सम्मिलित हैं। देखिए सरदार सरोवर बांध जो है इस नाम से ही नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसे हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं और आप लोग जानते हैं कि इनका बहुत योगदान है हमारे देश में, तो ये गुजरात से ही हैं। तो इसी के नाम पे एक बांध जो है वो नर्मदा नदी पर जो है वो बनाया गया है और इसमें 4 राज्य जो है वो सम्मिलित हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। यानी कि इस बांध का जो पानी जो जमेगा ये 4 राज्य जो है इसका उपयोग जो है अलग अलग तरीके से करते हैं। और ये जल संसाधन परियोजना का मतलब हुआ कि ये इसमें जो जल का ही तो उपयोग किया जाएगा, तो इसलिए इसको जल संसाधन परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें सिर्फ आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो इन सभी बातों को आप जो है अपने तरीके से जो है वो नोट डाउन यानी कि लिख सकते हैं, तो शायद आप इन बातों को समझ भी पा रहे होंगे। अब आगे हम लोग समझेंगे कि बांध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझेंगे, क्योंकि देखिए बांध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपका पूछा जाता है कि जैसे यहाँ अभी मैं आप लोगों को समझाऊँ कि हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। यहाँ भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक देखने को मिल रहा है क्योंकि कुछ दिन से जो है वो क्लास जो है वो नहीं हो रही थी, तो इस वजह से ये दिक्कतें जो है वो आ रही है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ आप लोगों को समझना है कि जैसे हीराकुंड बांध जो है आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि हीराकुंड बांध जो है वो कहाँ है, तो वो उड़ीसा में है और ये किस नदी पे है, तो ये महानदी पे है।
तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महानदी पर कौन सा बांध है, तो हीराकुंड बांध है, या हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पे है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। वैसे हीराकुंड जो है वो भारत का एक तरह से सबसे लंबा बांध है, तो ये भी आप जो है वो ध्यान में रख सकते हैं कि हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे लंबा बांध है, इसीलिए तो इसको हीराकुंड बोला जा रहा है। दूसरा है, भारत के तेलंगाना राज्य में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। तो भारत के तेलंगाना राज्य में कृष्णा नदी पे कौन सा बांध है, तो नागार्जुन सागर बांध है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अब गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि सरदार सरोवर बांध जो है ये किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है। किस राज्य में है, तो ये गुजरात राज्य में है। यह भारत की बड़ी जल संसाधन परियोजना है, ये पीछे भी मैंने बताया, यहाँ भी बताया, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना कौन सी थी, तो ये आपका नर्मदा नदी पर जो ये सरदार सरोवर बांध बनाया जाता है यही था। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल बांध है, जो हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बनाया गया है। यानी कि आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो वो है आपका भाखड़ा नांगल बांध, और ये कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में किस नदी पे, तो सतलुज नदी पर जो है ये बनाया गया है। अब नोट में आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने गर्व से बांधों को भारत का मंदिर कहा करते थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बांधों से कितनी चीज़ें जो है वो पूरी की जाती है, हानि है लेकिन इसका बहुत सारा लाभ भी तो है। तो इस वजह से ये गर्व से जो है भारत के बांधों को क्या कहते थे, भारत का मंदिर कहा करते थे। तो आप इन सभी बातों को शायद समझ पा रहे होंगे। ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।